Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is Jadip Sherwani, and today we are going to discuss the difference between international trade and international trade and finance. First of all, we look and we discuss the international trade. What is international trade? देखें जब आप कह लें कि जी वर्ल्ड इवॉल्व हुआ और आहिस्ता आहिस्ता लोग एक दूसरे को जानने लगे और उसके बाद मुख्तलिफ कंट्रीज़ डिस्कवर होने लगे तो आपस में कुछ ज़रूरतें भी पड़ने लगी, कुछ कल्चर्स को भी अडॉप्ट किया गया और कुछ ज़रूरतें ऐसी हुई कि जो कि आप खुद प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से एक्सचेंज टुक प्लेस। लोग एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज करने लगे। पहले वो इन कम्युनिटी हुआ, फिर वो इंटर कम्युनिटी हो गया और इस तरीके से वो पूरी दुनिया के अंदर ये फैल गया और अब लोग चीज़ें मुख्तलिफ़ कंट्रीज से मंगवाते हैं। वो चीज़ें जो कि उनके यहाँ पे या तो होती नहीं है या बाहर सस्ती मिल रही होती हैं, तो वो वहाँ से मंगवाते हैं और वो यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से कल्चर भी इंटर कल्चर हो चुकी हैं अब काफ़ी कंट्रीज़ और एक दूसरे कल्चर ईज़िली आपको एक दूसरी कंट्री के अंदर मिल जाते हैं। तो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड का मकसद ये है कि ट्रेड कहलाता है एक्सचेंज, और इंटरनेशनल का मतलब कि जो कि डोमेस्टिकली नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा हो, जिसको हम इंटरनेशनल कहते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अब्रॉड चीज़ें जो हैं वो एक्सचेंज हो रही हैं दूसरी कंट्रीज। ठीक है जनाब, तो आए डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसकी। इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज. It's the backbone of the global economy, allowing countries to specialize in producing what they are most efficient at and then trading those goods with other countries. This exchange can be bilateral between two countries or multilateral involve multiple countries. एग्जैक्टली देखें इस तरीके से होता है कि सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि ये ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट करने के समझ लें एक एक मेन रीढ़ की हड्डी ही, बैकबोन इसको कहा कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड ही है जिसकी वजह से लोग फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं और उसकी वजह से उनकी कंट्री डेवलप हो रही है और प्रॉस्पर हो रही है। तो यहाँ भी जो ये बात कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है कि एक चीज़ तो हमने बता दी कि एफिशिएंट होते हैं, जो जिस चीज़ को प्रोड्यूस करने में वो कंट्री भी दूसरे को देती है, और जो जो इनएफिशिएंट होती है उस प्रोडक्ट में वो उसको इंपोर्ट करती है। एक्सपोर्टर कहते हैं एक्सपोर्ट, जो कि बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसको हम उर्दू के अंदर कहते हैं कि बरआमद करना, बाहर भेजना चीज़ों को, और दरआमद का मकसद होता है इंपोर्टर, जो कि आप चीज़ें मंगवा रहे होते हैं। अच्छा, ये एक्सचेंज बायलैटरल भी हो सकते हैं और मल्टीलैटरल भी हो सकते हैं। बायलैटरल क्या कि मैंने एक चीज़ जो है, जैसे कि मैंने यूएसए से कोई चीज़ खरीदनी है और मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, समझ लें मैं कॉटन एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और यूएसए इंपोर्ट कर रहा है मेरे से कॉटन, तो ये बायलैटरल ट्रेड हो गया। और मल्टीलैटरल को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि लेट सपोज आप ये कह लें कि जी आप जो है वो कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि जी मल्टीपल कंट्री उसके यहाँ ट्रेड करेंगे। जैसे एक गाड़ी है तो गाड़ी के जी प्रोडक्ट्स आपके कुछ जापान से आ रहे हैं, कुछ आपके चाइना से आ रहे हैं, कुछ आपके यूएसए से आ रहे हैं, तो ये मल्टीलेटरल ट्रेड हो गया और ये सारी चीज़ें बन के अगर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जा रही हैं तो ये मल्टीलेटरल ट्रेड हो जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी आपके सामने मौजूद है बायलैटरल की, कि अगर एक कंट्री वीट ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है और दूसरी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है, तो डेफिनेटली जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर रही है जो कंट्री, वो एक्सपोर्ट करेगी और सेकंड वाली उसको इम्पोर्ट करेगी। और जो बी कंट्री ऐसे कि मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर रही है तो वो उसको एक्सपोर्ट करेगी, और जो कंट्री ए है उसके अपोजिट में वो उसको इम्पोर्ट करेगी। तो ये एक सिंपल इंटरनेशनल ट्रेड है। अच्छा, लेकिन सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बात रुक नहीं जाती है, बात आती है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस पे, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ रहा है, यकीनन जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर है दोनों को कुछ ना कुछ कवरेज चाहिए। फाइनेंस मीन्स कि जी आप ये कहें कि आ जाते हैं फाइनेंस के ऊपर, कि जी फाइनेंस का मकसद ये होता है कि कोई उसके लिए फाइनेंस करे, कोई उसके लिए पैसा फराम करे उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो वो जो फाइनेंस है वो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो फाइनेंसिंग करते हैं, जिस तरीके के आप बैंक्स कह लें या कुछ ट्रेडिंग फाइनेंस कंपनीज कह लें, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फाइनेंस करती है और उन इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को ग्रो करने में मदद करती है। तो आइए देख लेते हैं। International trade and finance is the financial aspect that support and facilitates international trade transactions. It involves various financial instruments and mechanisms that reduce the risk associated with cross-border transactions या trade and ensure that goods and services are exchanged smoothly. बिल्कुल देखें, क्योंकि जब तक के कम्युनिटी की बात थी या आपके पड़ोसी से आप एक्सचेंज कर रहे थे तो यू नो देम बेटर, but when it comes to trading with some other country, there are different persons and there are they have different culture, so you don't know each other, so that's why होता क्या है यहाँ पे
कि इम्पोर्टर को ये फ़ियर होता है कि एक्सपोर्टर उसका जो प्रोडक्ट है एक्सपोर्टर वो पहुँचा देगा कि नहीं, और एक्सपोर्टर को ये डर होता है कि मैंने अगर प्रोडक्ट पहुँचा दिया तो मुझे वहाँ से मेरा पैसा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। एक सूरत तो ये होती है। दूसरी ये कि जो भी एक्सपोर्टर होते हैं, वो उनको चीज़ें बनाने के लिए, वो कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पेमेंट तो आती है बाद में, तो पहले उनको वो चीज़ बनाने के लिए भी फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है। तो इस किस्म की जितनी भी फाइनेंसिंग होती है, चाहे वो गारंटीज़ कह लें या वो आप कह लें, क्या कहते हैं कि एक्सपोर्टर को कैश फ्लो के तौर पे देना, या जब कोई पैसा उनको बाद में मिलना हो, उस डेफर्ड पेमेंट से पहले उनको कोई ना कोई आप फैसिलिटेशन दे दें, पैसे दे दें उनको, ताकि उनका हाथ खुल जाए, उनके कैश फ्लोज़ मेंटेन रहें, उनके बिज़नेस का जो है वो वेट ना करे पेमेंट्स का। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फाइनेंस में आती हैं, और ये फाइनेंस करते हैं मोस्टली कमर्शियल बैंक्स या फिर आपके ट्रेडिंग एंड फाइनेंस कंपनीज़ जो होती हैं, जो कि स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली सिर्फ फाइनेंस के लिए ट्रेड के लिए होती हैं। तो जी 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे मेजर बड़े-बड़े मैंने लिख दिए हैं। उनमें है एक लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, फैक्टरिंग एंड फॉरफेटिंग एंड एक करेंसी एक्सचेंज एंड हेजिंग। अच्छा जी, क्विकली इन चारों को देख लेते हैं, जबकि हम इसको जो एक्सप्लेन डिटेल में करेंगे वो इंशाल्लाह आगे की जितनी भी वीडियोज़ आएँगी उसके अंदर मैं वन बाय वन इनको भी और मुख्तलिफ और कंपोनेंट्स को भी डिफ़ाइन करूँगा, ताकि आपको क्लियर एक समझ में आ जाए कि जी ये कंपोनेंट्स होते क्या हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बैंकिंग की फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं, आप बैंकिंग को समझना चाह रहे हैं और ट्रेड एंड फाइनेंस को, क्योंकि ये सारी चीज़ें मोस्टली बैंकिंग में इन्वॉल्व होती हैं। तो जी लेटर ऑफ क्रेडिट अक्सर हम लोग पढ़ते भी हैं सेकंड ईयर में, या बैंकिंग की जब भी हम कोई इनिशियल कहने कोर्स लेते हैं किसी भी स्टैंडर्ड में, तो हम कहते हैं जी लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट कि वो जी एक्सपोर्टर से इम्पोर्टर की तरफ जाता है, या आप कहते हैं कि जी वो इम्पोर्टर की तरफ से एक्सपोर्टर को जा रहा होता है। आप ये बेहतर है कि इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर की तरफ जाता है जो बात है। होता ये है कि जी इसमें बैंक गारंटी करता है। बैंक कैसे गारंटी करता है कि क्योंकि एक्सपोर्टर परेशान होता है कि उसको पैसा मिलेगा कि नहीं, तो वो इम्पोर्टर को कहता है भाई आप अपने बैंक के पास जाओ और बैंक को इन्वॉल्व करो बीच में, और बैंक के थ्रू मुझे गारंटी दिलवा दो मेरे बैंक की तरफ जो आ जाए, तो एटलीस्ट मैं श्योर हो जाऊँ कि मैं जब सामान भेजूँगा तो मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो इन दैट सिनेरियो द बैंक बिकम्स अ गारंटियर ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर। ठीक है? ओके भाई, मैं आपको पेमेंट टाइम पर दूँगा। इस ये एक लेटर ऑफ क्रेडिट जाता है कि हाँ जी, हमने जो है वो पहले हम गारंटी देते हैं और हम ये पैसे आपको देंगे, और इसमें इम्पोर्टर का भी एक फ़ायदा होता है लेटर ऑफ क्रेडिट में, ख़ास तौर पे गारंटी अलग होती है, बैंक गारंटी, और लेटर ऑफ क्रेडिट अलग होता है कि जी जो इम्पोर्टर होता है उसको आप पहले ही उसके बिहाफ के ऊपर आप पैसा गारंटी कर लेते हैं, और वो पैसा कोई उसको ने देना नहीं होता, वो बाद में देगा आपको पैसे, कुछ सम टाइम ऑफ मैच्योरिटी डेट होती है उसके बाद वो आपको पैसे देगा, उससे पहले आप उसके बिहाफ पे पैसा पहुंचा देते हो बाहर जब आपको गुड्स मिल जाते हैं तो। और उसके गुड्स रिसीविंग के बाद वो एक मैच्योरिटी डेट आती है, उसके बाद वो इम्पोर्टर आपको पैसे दे देता है बैंक को, यानी तो इसलिए वो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है कि हम जो है एक तरीके से क्रेडिट भी इशू कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर, आपको हम पैसे दे दें। अच्छा, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया बात करते करते कि जी एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग मीन्स कि जब एक्सपोर्टर कोई सामान बनाने लगता है, कोई ऑर्डर उसके पास आता है, तो उसको उस टाइम के ऊपर भी तो पैसा चाहिए। वो पैसा भी वो बैंक से प्रोक्योर कर सकता है, वो पैसा बैंक उसको दे सकता है, और अंडर सर्टेन कंडीशंस, और उसके बाद जब वो चीज़ उसकी बिक जाती है तो वो रीपेमेंट भी कर सकता है। इसकी भी मुख्तलिफ डिटेल्स हैं। फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग इट इज़ सिंपली कि जी आपके पास जब ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल, यानी जो पैसा आपने लेना है इम्पोर्टर से, वो पैसा या वो आपके पास अभी तक आया नहीं है, या उसने कोई प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज साइन किया हुआ है जो कि 90 डेज़ 120 डेज़ के बाद आपके पास पैसा आना है, उससे पहले आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आप बैंक के पास जा सकते हो, वो आपको डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी दे सकता है। वो आपकी इनवाइसेस जो कि आपने इनवाइसेस को करी हुई है इम्पोर्टर को, उस इनवाइस के ब्याज के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज छोड़कर बाकी पैसा आपको दे सकता है, ताकि आप एडवांस में आपको वो पैसा मिल जाए और आपका कैश फ्लो मेंटेन हो जाए। इसी तरीके से करेंसी एक्सचेंज इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर एनी कंट्री, स्पेशली द कंट्रीज विच हैव एंड यू कैन से दैट विच हैव मोस्ट कह लें कि जी बड़ा ही एक्सचेंज रेट जो होता है उनका, वो बहुत हाँ फ्लक्चुएट कर रहा होता है, फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट जिनके पास होता है, उनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता है कि जी मैंने अभी एक चीज़ बाहर से ऑर्डर कर ली, बट मेरा डॉलर की वजह से मेरी करेंसी डिवैल्यू हो गई, तो मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसकी वजह से सम ऑफ द इम्पोर्ट या मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर्स कह लें आप, या मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टर्स सॉरी, उनको एक करेंसी रिस्क का बड़ा इशू होता है, तो दे विल कम टू द बैंक and ask for a future and a forward contract. These are the contracts. These are some different contracts which I will discuss in my other videos. So currently what I am saying is कि करेंसी एक्सचेंज के लिए वो बैंक के पास आते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में दाखिल होते हैं और अपनी करेंसी को
हेजिंग कर लेते हैं, यानी क्या कहते हैं कि भाई कल को अगर मुझे 10 महीने बाद पैसा मिलना है या 10 महीने बाद मैंने पैसा देना है, तो मेरा डॉलर का रेट कुछ फिक्स कर दें, या मैं बैंक का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि इस रेट के ऊपर मैं करेंसी को एक्सचेंज करूँगा, और वो उस वजह से मैं अपने डॉलर के रिस्क से या करेंसी के रिस्क से, जो भी करेंसी होती है उसके रिस्क से मैं बच जाता हूँ। तो ये करेंसी रिस्क है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए और एक्सपोर्टर को एश्योर कराने के लिए कि आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। ये चीज़ें जो हैं वो आपके की कंपोनेंट्स कहलाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो इंशाल्लाह आप इस चैनल को देखते रहिए। कंटिन्यूसली आपके ऊपर ये कुछ दिनों के अंदर मैं और वीडियोस अपडेट कर दूंगा, जिसमें मैं इन कंपोनेंट्स को भी तस्करा करूंगा, ताकि आप लोगों को ये भी समझ आ जाए, और कुछ मोड्स ऑफ पेमेंट्स भी होते हैं जो बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं, ताकि आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाए इंटरनेशनल ट्रेड का, क्योंकि ये एक समझ लें एक वन ऑफ द की डिपार्टमेंट ऑफ एनी कमर्शियल बैंक, that is trade department. Okay, it deals with the export and import and some other things, that like you can say that the money laundering department, the terrorist financing department, it's all come under the head of trade. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस